हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हो सो बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये मैं मान के नहीं चल रहा बल्कि मेरे को विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। और अगर किसी रीजन से अभी आपने अच्छे से तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अब आगे आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, खूब सारी मेहनत करेंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज अपने पास स्टार्टिंग में लिखवाने कुछ है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको लास्ट क्लास का रिवाइज करा देता हूँ। बल्कि लास्ट क्लास का क्या, मैं आपको अभी तक जो मैंने आपको ईसोप में पढ़ाया पूरा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर ईसोप। ईसोप बेसिकली है क्या? मेरे साथ साथ बोलेंगे साहब। ईसोप क्या है? एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है और उसमें कुछ कंडीशन अटैच होती है। जैसे एम्प्लॉय से वो कंडीशन पूरी कर देगा तो उससे क्या मिल जाएंगे? शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, वो कंडीशन सर टाइम पीरियड के रूप में हो सकती है, कुछ और हो सकती है, हम उसको वेस्टिंग कंडीशन बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सर, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिसाइड होती है साहब, वो सब एक डेट पे डिसाइड होती है और उसको हम ग्रांट डेट बोलते हैं। और ग्रांट डेट पे सर जो भी फेयर वैल्यू होगी ऑप्शन की, ईसॉप की, वो हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा, जिसे हम क्या करेंगे? ओवर द वेस्टिंग पीरियड एलोकेट कर देंगे। ठीक, चलिए। वेस्टिंग पीरियड के दौरान सर जो भी आपके ऑप्शन है वो आपके अनवेस्टेड ऑप्शन कहलाएंगे। वेस्टिंग पीरियड के बाद सर एक टाइम पीरियड दिया जाएगा एम्प्लॉय को अपने शेयर को कन्वर्ट कराने के लिए, और उसको हम क्या बोलेंगे सर? एक्सरसाइज पीरियड बोलेंगे। ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है साहब कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि एम्प्लॉय क्या करेगा? बिफोर कन्वर्टिंग ईसोप इनटू शेयर, उसे कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं। वो सब भी डिसाइड कब होगा? ग्रांट डेट पर डिसाइड होगा। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था साहब कि अकाउंटिंग क्या होगी ईसोप की। बेसिकली देखिए, सेबी गाइडलाइंस आती है साहब कि आपकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको लेके, अकाउंटिंग को लेके। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग के लिए सर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या करके गाइडेंस नोट इशू कर रखा है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग कैसे होगी सर? देखिए, ग्रांट डेट में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते क्योंकि उसमें सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है। ठीक, फिर हम क्या करते हैं साहब? ओवर वेस्टिंग पीरियड सर टोटल जो भी अपना अमाउंट होगा उसे एलोकेट करते हैं। अब वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? ठीक है, सबसे पहले सर अगर हम लोग बात करें तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड टू अवेल आपके ईसॉप है। ठीक है, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू अवेल का मतलब हम ये देखेंगे कि वेस्टिंग पीरियड के बाद सर कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो रुके रहेंगे। ठीक है, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ईसॉप पर एम्प्लॉय से। और उसके बाद सर हम लोग क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन से। ठीक है, ऑन द ग्रांट डेट। हाँ, ऐसा हो सकता साहब कि क्वेश्चन आपको फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन का की इंफॉर्मेशन ना दे। इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे सर? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन निकालेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन कैसे निकलेगी? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑन ग्रांटेड माइनस सर एक्सरसाइज प्राइस। ठीक, हाँ, एक्सरसाइज प्राइस अगर क्वेश्चन नहीं दे रखे तो हम क्या करेंगे? जीरो मान के चलेंगे। ठीक, हम उसके बाद सर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? सर एक्सपायरी पीरियड से, और डिवाइड करेंगे सर किससे? वेस्टिंग पीरियड से। ठीक है, तो आज तक का टोटल अमाउंट ऑफ ईसॉप आ जाएगा, उसमें से हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देंगे, तो जो भी सर अमाउंट आएगा वो अपना क्या आ जाएगा? वो अपना सर करंट ईयर का एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस आ जाएगा। अब हम ईयर एंड पे क्या एंट्री करेंगे सर? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है, या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस को हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे सर? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक, अब सर वो डेट आ जाएगी जिस डेट पे हमें क्या करना होगा? एक्सरसाइज करना होगा। तो हम क्या करेंगे? पहले पैसे मंगाएंगे, फिर ईसॉप को कन्वर्ट करेंगे किसमें? शेयर कैपिटल में। ठीक, यहां पे सर एक बात और समझने वाली है कि हम लोग नेट एंट्री भी कर सकते हैं। नेट एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? जो अमाउंट हमें मंगाना है। ईसॉप अकाउंट डेबिट जितना सर क्यूमुलेटिव अमाउंट हमने आज तक रिकॉर्ड कर रखा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स या ईसॉप इनटू सर आपका आ जाएगा फेस वैल्यू, और बैलेंसिंग फिगर सर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। ठीक, जी सर। कुछ बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अगर मान लो ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड ईसॉप आपका कैंसिल हो जाता तो आप उसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक सर ईयर एंड पे एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है साहब कि जो आपका ईसॉप का क्यूमुलेटिव क्लोजिंग बैलेंस है, क्यूमुलेटिव सर जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो इन कंपैरिजन टू आपका ओपनिंग बैलेंस कम आ रहा है, तो उसके सर हम लोग क्या करेंगे? ईसॉप का जो रिडक्शन बैलेंस है उसको सर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक, अगर एक्सरसाइज पीरियड में सर आपका ईसॉप कैंसिल होता है तो उसको हम लोग कहां भेजेंगे सर? उसको हम लोग एक्सरसाइज पीरियड में, मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, एक्सरसाइज पीरियड में अगर आपका ईसॉप कैंसिल होता है उसको हम कहां भेजेंगे? जनरल रिजर्व में भेज देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। हमने कुछ छोटी छोटी बातें और डिस्कस की थी कि फेयर वैल्यू में ऑप्शन में अगर कोई चेंज आता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। एक्सरसाइज प्राइस हमेशा हम क्या करते हैं? नील मान के चलते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है। ठीक, नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात मैंने आपके साथ कर ली है। जी सर, चलिए अब हम क्या करेंगे सर? आज की क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा। आज मैं आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो इन क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करेंगे सर? अपनी अर्लियर क्लास की, पिछली क्लासों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सर स्टार्ट कर देते डायरेक्ट, क्योंकि बेटा आज अपने पास थ्योरी में एज सच कुछ है नहीं लिखवाने के लिए। जी सर। बेटा मैंने ना जो आज आपको रिवीजन कराया ना वो सारा मिक्स करा दिया, मतलब जैसे एक
प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से चीज़ें समझानी पड़ती है। उसके बाद बेटा अब आपको चीज़ें पता है तो मैंने एक बार कंक्लूड वे में उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। हाँ जी सर, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे एंड टेक 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 1 मिनट। चलिए, एक कंपनी ग्रांट 500 ऑप्शन ऑन 1 अप्रैल 99। सर उसने 500 ऑप्शन ग्रांट कर दिए कब? 1 अप्रैल 99 को एट ₹40। अब सर ये जो एट ₹40 इसका मतलब क्या है? 40 रुपए पे। ये आपके लिए क्या बन गया? एक्सरसाइज प्राइस बन गया, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपके साथ डिस्कस करना कि आपने कॉपी कैसे मेंटेन करनी है। आज मैंने आपके साथ डिस्कस करना साहब कि क्या जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या हमें यहाँ पे कुछ लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। ये सारी बातें सर हम आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। When the market price is rupees 160, the vesting period is 2.5 year. The maximum exercise period is 1 year. एक मिनट के लिए सर यहाँ काफी सारी बातें बोल दी। आइए डायग्राम को रूप देते हैं क्वेश्चन को। बोली आपने एग्रीमेंट कब किया? सर 1 अप्रैल 99 को, ठीक है। आपका वेस्टिंग पीरियड कितना है? सर 2.5 ईयर, ठीक है। तो अपना आ जाएगा 31 मार्च 2000, 31 मार्च 2001, 30 सितंबर 1। और एक्सरसाइज पीरियड सर उसने बोल दिया है 30 सितंबर 2, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं। सर ऑप्शन कितने दिया आपको? 500। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 160, वही है ना? हाँ जी सर। क्या क्वेश्चन ने फेयर वैल्यू दी? नहीं दी सर। तो हम क्या निकालेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। पहले क्या करेंगे सर? एक्सरसाइज प्राइस निकालेंगे। उसके बाद मैं कलर चेंज करना चाह रहा था, एक सेकंड रुकिए बेटा। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे जी सर। और इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी कैसे कैलकुलेट होगी? 160 माइनस 40, 120 जी सर। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम पीरियड इज 1 ईयर। ये लीजिए सर, मैक्सिमम वेस्टिंग पीरियड आपका, एक्सरसाइज पीरियड आपका 1 ईयर है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अपना आ गया क्या? वेस्टिंग पीरियड, बल्कि पेन चेंज करता हूँ। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी सर, लिख लीजिए बेटा एक बार, 10-20 सेकंड ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, also 150 unvested option lapsed on 1st May 2001, okay, 1st May 2001। 150 ऑप्शंस लैप्स करके साहब 300 ऑप्शन आर एक्सरसाइज ऑन 30th June, ओके। एक्सरसाइज हो गया। एक्सरसाइज का मतलब क्या? उन्होंने पैसे दे दिया हमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एंड 50 वेस्टेड ऑप्शंस लेफ्ट एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड के बाद सर 50 क्या है? कैंसिल हो गया सर। तो यहाँ पे सर
50 ऑप्शंस कैंसल्ड। और वैसे ना क्लैरिटी और रहेगी सर, यहाँ पे एक्सरसाइज पीरियड और लिख लो। लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको लिखिए। आगे बढ़े जी सर, बिल्कुल बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन है आपसे, जर्नल एंट्री मांगी है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 एंट्री, 2 4 और 2 6 एंट्री, इसमें बल्कि एक रिवर्स 5 हो जाएंगी। 5 3 8 3 24, मतलब 30 लाइन के आसपास छोड़ के फिर हम वर्किंग करेंगे। आइए आप जल्दी से अपना जर्नल एंट्री की जगह छोड़ के वर्किंग नोट तैयार करना लग जाओ। और इस बार वर्किंग नोट पे ध्यान रखना बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे। बल्कि मैं डायग्राम को कट करके ले लेता हूँ ताकि अगले क्वेश्चन का डायग्राम फिर यहीं बना लेंगे। आइए यहां लिखते हैं सर जर्नल एंट्री। अराउंड 30 लाइन के आसपास आ जाए। चलिए इसके बाद आएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस पर एनम। और मल्टीप्लाई बेटा किससे करेंगे हम लोग, यहाँ पे फेयर वैल्यू है इंट्रिंसिक वैल्यू। सर इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में सर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू दे रखी है। ठीक है जी सर। आप मेरे से आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे बेटा। इससे आपके कई फायदे हो जाते हैं। एक तो साथ साथ आपका सॉल्यूशन क्रॉस हो जाता है, आपकी स्पीड भी बढ़ती है। जो भी कोई नई चीज आएगी मैं खुद बोलूंगा बेटा कि यहाँ हम पहले हम खुद चलेंगे। ठीक है, अभी आप लीड करेंगे इस क्वेश्चन में ना, क्योंकि एक तरीके से ये लास्ट क्लास का ही रिवीजन है हमारा और कुछ नहीं है। आइए कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस पर एनम। यहाँ प्लीज ध्यान देंगे, मैंने वर्ड क्या लिखा, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन लिखा। ठीक है, $99, 2000, 2001, 1 से लेके 30 सितंबर तक। चलिए हम यहाँ पे सर इंट्रिंसिक वैल्यू निकाले या ना निकाले, देखिए बेटा एग्जाम में मैं आपको बोलूंगा इस डायग्राम को भी आप वर्किंग नोट में बना लिया करो। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलरेडी निकली होती है तो आप इसे यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है भाई, लास्ट क्लास में ये पहला क्वेश्चन था ऐसे इंट्रिंसिक वैल्यू का, एक क्वेश्चन हमने जो किया था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा आपको नहीं बोला डायग्राम वगैरह के लिए। मैंने क्या किया, अलग से वर्किंग नोट बनवा दिया। ठीक, लेकिन अब आप क्योंकि डायग्राम बनाते ही हो सर तो यहाँ पे वर्किंग हो रखी होती है तो आप इसको डायरेक्ट उठा सकते हैं। ठीक, आइए डायग्राम को एक बार सजाते हैं।
पहले साल के आखिर में सर क्या ईसोप में कोई चेंज आएगा? नहीं, 500 एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे सर 500 एज इट इज रहेंगे। 150 लैप्स करके तो सर यहाँ पे कितना आएगा? 350। ठीक, जिसमें से 300 सर एक्साइज हो गए, 50 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक, आइए, तो अगर मैं 99 2000 की बात करूं तो सर 500 मेरे पास क्या है? ईसोप है। और फेयर वैल्यू की जगह सर इंट्रिंसिक वैल्यू है। 2.5 ईयर है, 1 ईयर सर जा चुके हैं। तो ये आएगा 500 इंटू 120 डिवाइड बाई 2.5, 24,000 आ गया। ओपनिंग बैलेंस 0 है, 24,000 आ गया। चलें जी सर, बिल्कुल चलते हैं, आगे बढ़िए। 500 इंटू 120, 2 ईयर्स, 24,000। आगे बढ़ते हैं। अब कितने हैं सर? सॉरी, 350। 42,000 माइनस 48,000, 6,000 माइनस आ गया। ठीक जी सर, लिखिए बेटा जल्दी से, फिर हम इनकी अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। चलिए, एंट्री पास करें जी सर, बिल्कुल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या आएगी सर? एंट्री आएगी 31 मार्च 2000 को, पहली एंट्री। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। $24,000 being employee compensation expenses recorded। P&L अकाउंट डेबिट, इसे हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे टू एम्प्लॉय कंपनसेशन, सॉरी कंपनसेशन, नहीं ठीक है ठीक है, एक्सपेंसेस अकाउंट 24,000 being employee compensation expenses चार्ज इनटू P&L अकाउंट। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब सर 31 मार्च 1 को भी यही एंट्री आ जाएंगी। जल्दी लिखिए बेटा, क्योंकि अमाउंट भी सेम है और एंट्री भी सर सेम है। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, लो जी, जल्दी कीजिए बेटा, टेक 1 मिनट और बिल्कुल जल्दी कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे ने तो कर ही लिया हो इसको।
चलिए, अब नेक्स्ट सर जो एंट्री आएगी वो 30 सितंबर 1 को आएगी, और आप उसे ईयर एंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां लिखेंगे 30 सितंबर 1, 31 मार्च 2। एंट्री नंबर 5, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 2 क्या आएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट 6000 बीइंग ईसॉप कैंसल्ड। चलिए, अब सर हमने क्या किया है, 350 को एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर लिया है जी सर। अब क्वेश्चन आगे कहता सर उसमें से 300 क्या हो गए, एक्सरसाइज हो गए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं दिल से ये बात चाहता हूं कि ये एंट्री आप पास करेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे साहब, ताकि यहाँ गलती ना हो। और इसके लिए जरूरी बेटा कि एक बार आप लीड करें। आपको अगर मैं कोई भी बात बोलता हूँ ना कि आप इस एंट्री को पास कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, उसको रफ में पास करके देख सकते हैं, फिर मेरे साथ साथ शेयर कर लेना, ठीक जी सर। पूरी 1 मिनट बेटा कीजिए पास एंट्री। आइए देखिए, सबसे पहले हमने कितने लोगों से पैसे मंगाए सर? 350 से मांगे थे, लेकिन 300 ने पैसे पे किए, तो ये एंट्री नंबर 6 बन जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट है। कितने से सर? सर 40 से बोल रखा क्वेश्चन है सर, प्लीज एक बार चेक करा तो लोटा चेक कर लीजिए। 40 रुपए एक्सरसाइज प्राइस है, ठीक है। कितने से आएगा सर? ये आ जाएगा आपका 12,000 से। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट कितने से आएगा? देखिए सर 42,000 एक्सपेंडिचर है, 350 300। आप कोई एक लिख के आ सकते हैं, मैं आपको दोनों लिख के दिखा देता हूँ। भाई 300 है, हाँ जी, एक का खर्चा 120, तो 36,000 ही आएगा। चले जी सर। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सर देखिए, अपने पास सर 300 शेयर है और एक की फेस वैल्यू कितनी है चेक करते हैं। क्या क्वेश्चन ने फेस वैल्यू दे रखी है? अगर दे रखी है तो उसी को कंसिडर करेंगे, नहीं दे रखी तो 10 रुपए मान के चलेंगे साहब, ठीक है। सर इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं पर भी फेस वैल्यू का जिक्र नहीं कर रखा सर क्वेश्चन। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे साहब, हम 10 रुपीज मान के चलेंगे, ठीक है जी सर। लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपीज, और एक नोट जरूर लिख देंगे। चलो नोट इस एंट्री के बाद लिखवाता हूं। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बैलेंसिंग फिगर बीइंग
ESOP कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं सर। बेटा एक छोटा सा नोट लिखते पहले। सर आपकी मर्जी, अभी लिखवाना चाहो अभी, क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन के बाद अभी लिखवा देते हैं, चलिए। सर क्या ये नोट देना जरूरी है? मैं बोलूंगा नोट नेसेसरी, लेकिन लिख के आ जाओगे तो कोई बुराई नहीं है। नोट वन, लेकिन इट इज एज्यूम्ड दैट फेस वैल्यू इज रुपीज टेन पर शेयर। फेस वैल्यू सर 10 रुपए शेयर की, ठीक है जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर जो 50 शेयर का मतलब 50 ईसोप का अमाउंट है, शेयर का अमाउंट, उसे हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या वर्किंग नोट बनाए? नोट नेसेसरी, वर्किंग जरूर करके दिखा देंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट कितने से? 50 शेयर है, 120 या 42,000 जो अमाउंट है वो 350 का है। 42,000 ये देखिए, ये क्यूमुलेटिव अमाउंट आ गया आपका। आउट ऑफ विच 50 का कितना होगा? 6,000 टू जनरल रिजर्व अकाउंट, 6,000 बीइंग ईसॉप कैंसर। लिखो बेटा जल्दी से, आगे बढ़े। हाँ जी सर, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया ना? हाँ जी सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, हम साथ साथ डिस्कस करेंगे इसको, डायग्राम भी साथ साथ बनाएंगे, और उसके बाद एटलीस्ट फर्स्ट ईयर की एंट्री हम साथ साथ करेंगे। आप इसमें लीड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक अच्छा पॉइंट है सर, हट के छोटा सा, वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। पढ़िए बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8, पूरी 1 मिनट है। चलिए मिल के पढ़ते हैं। पी लिमिटेड ग्रांटेड ऑप्शन फॉर 8,000 इक्विटी शेयर ऑन 1 अक्टूबर 10। देखिए बेटा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को ना, यहां पे वो ईयर के स्टार्टिंग में देता है ईसोप ना। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ईसोप जो दिए जाते हैं सब वो ईयर के स्टार्टिंग में दिए जाते हैं, बट यहां पे सर देखिए वो 1 अक्टूबर को शेयर दे रहा है, ईसोप दे रहा मतलब, ठीक है। ग्रांटेड ऑप्शन 8,000 इक्विटी शेयर के लिए एट ₹80, ये आपका एक्सरसाइज प्राइस बन गया। व्हेन द मार्केट प्राइस वाज ₹170, वेस्टिंग पीरियड इज 4.5 ईयर, ठीक है। 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट। इसका मतलब सर क्वेश्चन आगे बढ़ गया, हम क्या करेंगे पहले इतना डायग्राम बना लेते हैं एक बार। कब ऑप्शन दिए हैं? 1 अक्टूबर 10 को, कितने साल के लिए? 4.5 ईयर के लिए। 31 मार्च 11, ये आपका हाफ ईयर हो गया, और 4.5 ईयर सर आपका क्या है? 4.5 ईयर सर आपका वेस्टिंग पीरियड है, तो
31 मार्च 12, 31 मार्च 13, 31 मार्च 14। देखिए हाफ, 1.5, 2.5, 3.5 और 31 मार्च 15। बेटा ये ना एग्जाम का क्वेश्चन है और इसमें एग्जाम में ना प्रिंटिंग मिस्टेक आई थी, तो हमने अभी तक उसको कैरी कर रखा है। हालांकि हम आपको ठीक करा देंगे, लेकिन बाई चांस सर आपको अगर वो क्वेश्चन एग्जाम का मिल जाए और पुरानी प्रिंटिंग का मिल जाए तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने वो यहाँ पे अभी तक रख रखा। ठीक है, 4.5 ईयर हो गया, तो सर यहाँ पे अपना ये आ गया अपना वेस्टिंग पीरियड। ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट ऑन 1 दिसंबर 12, 1 दिसंबर 12, 1 दिसंबर 12 यहां पे 4,000 कैंसल्ड। एक काम करते ग्रांट डेट पे बाकी इंफॉर्मेशन और लिख लेते हैं। 8,000 आपके ईसॉप हैं। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आपका 170 है। एक्सरसाइज प्राइस कितने से है? 80 से है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू 90। चलिए वेस्टिंग पीरियड 4.5 ईयर है। 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट सर 1 दिसंबर को है। 3,000 ऑप्शन वर आर एक्सरसाइज्ड ऑन 30 सितंबर 14 लिखा है। बेटा ये डेट ना गलत मेंशन होगी, अगर आप देखेंगे तो 30 सितंबर 14 तो इससे पहले आगे हो ही नहीं सकता था, वेस्टिंग पीरियड से पहले कैसे हो जाएगा? तो टेक्निकली सर ये जो डेट है ये 30 सितंबर की होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, तो इसको आप 15 कर लेंगे और इस लाइन को काट देंगे। ये बेटा मैंने जानबूझ के लाइन रख रखी कि बाई चांस अगर कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल भी जाए तो आप उसकी डेट चेंज कर लेना, ठीक है। एंड 1,000 वेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड पास जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। अब सर यहाँ पे ना अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक्सरसाइज पीरियड नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे इसी डेट को मान लेंगे 30 सितंबर को ही कि आपका ये क्या है 1,000 यहाँ पे कैंसिल हो गया। 3,000 एक्सरसाइज और 1,000 सर आपके क्या हो गए कैंसिल। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे एक बार ईयर एंड पे ईसॉप निकाल लेते, टोटल कितने से 8,000, 8,000, 4,000, 4,000, 4,000। ठीक है जी सर, आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा है सर? उन्होंने कहा कि एंट्री पास कर दीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे एंट्री पास करेंगे, लिखेंगे जर्नल एंट्री। पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे सर, बिल्कुल ठीक है। तो मैं डायग्राम कॉपी कर लूँ? हाँ जी सर। सर हम बाकी चीज़ें वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं। बेटा वर्किंग नोट का फॉर्मेट बना लीजिए, कैलकुलेशन मैं कराऊंगा फर्स्ट ईयर की, ठीक है जी सर। कट ही कर लेते हैं ताकि अगले क्वेश्चन का डायग्राम हम यहीं पे बना लें। आइए बढ़े आगे। जी सर बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब सर क्वेश्चन ने क्या मांगा आपसे? सर जर्नल एंट्री मांगी है। चलिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। बेटा अगर आप ये देखेंगे ना तो ये मोटा मोटा 5 साल की एंट्री आ जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि 4.5 साल है, जैसे 2.5 साल में हम 3 साल की एंट्री करते हैं। और इतना ही नहीं, आपका जो एक्सरसाइज पीरियड है उसमें भी सर 2 एंट्रियाँ वहाँ पे आ जाएंगी।
तो आप अराउंड 32 लाइन के आसपास यहाँ पे छोड़ लेंगे। चलिए, और यहां लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 क्या, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस पर एनम। और बेटा इस बार कॉलम ना 2 एक्स्ट्रा बना लेना, क्योंकि 5 साल का आ जाएगा ये ना। मल्टीप्लाई सर इंट्रिंसिक वैल्यू सही होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू आपको नहीं दे रखी, इंट्रिंसिक वैल्यू ही हमें कंसिडर करनी। बेटा खूब सारी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, और आप भी खूब सारी प्रैक्टिस करना, ताकि क्लास के साथ साथ ही हम लोग चैप्टर को ऐसा कर ले कि बाद में हमें ना कम रिवीजन करने पड़े। देखिए मैं आपको बता दूं, जितना आप क्लास के साथ साथ होमवर्क करते हो, क्लास के साथ साथ सर नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, बाद में सर उतना ही सर आपके ऊपर बर्डन कम रहेगा। ठीक है सर, हमें क्या बाद में रिवीजन के लिए सारे क्वेश्चन करने चाहिए क्या, या कुछ क्वेश्चन छोड़ने चाहिए? बेटा धीरे धीरे हम आपको कुछ बातें बताते चलेंगे। कॉपी के बारे में आज से स्टार्ट कर देंगे बताना, ठीक है। चलिए, मैं एक बार इसको, आपने लिख लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। आइए, हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है सर, वो कब से स्टार्ट हो रहा है सर? डायग्राम पे देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल, हमारा जो क्वेश्चन है वो 1 अक्टूबर 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पे आएगा 1 अक्टूबर 10। सर हमें स्टडी मैट रेफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिस्कस करेंगे इस मुद्दे को। सर बुक में कवरेज कितनी है, सब कुछ डिस्कस करेंगे बेटा, डोंट वरी। ये 11 12 12 13 13 14 1 2 3 4 और 5 14 15, ठीक। आइए पहले साल चलते साहब, एक बार मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, प्लीज एक बार इसको देख लीजिए। आप फॉर्मूले में कुछ पेंडिंग रहेगा तो जल्दी लिखिए। आइए पहले साल के लास्ट में देखेंगे तो नंबर ऑफ ईसोप अपने कितने सर? 8000 है, ठीक है बेटा। पहला साल मेरे साथ साथ करेंगे, आप आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। इंट्रेंसिक वैल्यू सर 90 से, वेस्टिंग पीरियड कितना सर? 4.5, बिल्कुल ठीक है। एक्सपायर्ड पीरियड कितना सर? यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे जहां पे सर आपका वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर था, या मतलब लेस देन 1 ईयर जहां पे भी था साहब, कहीं ना कहीं इंक्लूड था, तो वो लास्ट में था, इसलिए हम उसको लास्ट में लेके जाते थे। इस बार सर वो स्टार्टिंग में। तो पहला सर जो आपका वेस्टिंग पीरियड है सर, मतलब एक्सपायर पीरियड है, वो 6 मंथ का है। इस चीज का बेटा ध्यान रखना आपने। तो यहाँ पे आ जाएगा सर ये आपका 8000 इंटू 90 डिवाइड बाई 4.5 इंटू 0.5, 80,000 ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड जीरो है। टेक 10 to 15 सेकंड, जल्दी लिखिए। आगे आप लीड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, 31 मार्च 12 को 8000 है, 90
1.5, क्योंकि 1.5 साल बीत गया ना। जी सर। 240, 80,000 माइनस कर देंगे, 160। 13 में बीच में छोड़ के चले गए शायद ना, चेक कर लेते। हाँ जी सर, यहाँ छोड़ के गए हैं, तो ये 4,000 आ जाएगा। 90, 4.5, 2.5, 2 लाख। टू 40 माइनस कर लें, 40,000 आ गया माइनस का। चलिए 4,000, 3.5, 280, ओपनिंग 2 लाख, 80,000। चलें, बिल्कुल चलते सर, आइए। 4,000, 90, 360, 280, 80,000। चलें, हाँ जी सर, आइए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्रियाँ पास करेंगे। देख लीजिए बेटा, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं सर, हमने लिख लिया। आइए, फर्स्ट ईयर की एंट्री कब पास करेंगे सर? 31 मार्च 11 को। पहली एंट्री क्या बनेगी? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कितने से? 80,000 बीइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। ठीक, रिकॉर्डेड में आर छोटा आ जाएगा। जी सर, आगे बढ़े। हाँ जी, सेकंड, P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट बीइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस चार्ज इनटू P&L अकाउंट। चलें, बिल्कुल चलते सर, आइए। अब हम क्या करेंगे सर, 11 की एंट्री की 12 की एंट्री करेंगे 160 से, और 13 में रिवर्सल हो जाएगा। आप लीड करेंगे साहब? बिल्कुल लीड करेंगे सर हम लोग। जल्दी जल्दी एंट्री पास कीजिए बेटा। थर्टी फर्स्ट मार्च 12,
160 से एंट्री आ जाएगी। एंट्री नंबर 4 लुप्ट। एक बार थर्ड और फोर्थ एंट्री पास कीजिए। चलिए, आपने एंट्री बिल्कुल पास कर ली होगी, आप मेरे से आगे चल रहे होंगे। हाँ जी सर। 31 मार्च 13, एंट्री नंबर 5। देखिए सर, यहां पे अगर आप देखेंगे तो 40,000 का अमाउंट रिवर्स हो गया है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, टू जनरल रिजर्व अकाउंट, बीइंग इसो रिवर्स भी लिख सकते हैं, कैंसिल भी लिख सकते हैं। चलिए, अब आप कब की एंट्री डालेंगे सर, 14 और 15 की एंट्री डालेंगे और वो 80,000 से आ जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से कॉपी कर देता हूँ जी सर, और आप जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। आप आगे पैसा मंगाने वगैरह की एंट्री करना चाहो तो कर लेना, एक्सरसाइज करने की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप आगे चल सकते हैं। और आई थिंक इसके बाद बेटा एंट्रियों को लेके तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बिल्कुल पक्की हो जाएंगी एंट्रियाँ, और अमाउंट कैलकुलेशन वगैरह भी। 31 मार्च, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ हेडिंग के लिए। एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 7, 8, 9। हाँ जी, लो बेटा मैं एक बार शुरू से एक बार चेक करा देता हूँ आपको। देखिए, हमने पहले 11 का खर्चा बुक किया, फिर 12 का खर्चा बुक किया, 13 में रिवर्सल हो गया, 14 का खर्चा बुक किया और 15 का खर्चा बुक किया। टेक 30 सेकेंड मोर और जल्दी से आप ये एंट्री कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम कहाँ पहुंच गए सर, हम पहुंच गए 31 मार्च, नहीं 30 सितंबर 15 को। ये देखिए 30 सितंबर 15 में अगर आप देखेंगे तो सर यहाँ पे क्या हुआ, 3,000 को एक्सरसाइज कर लिया और 1,000 कैंसिल हो गए। तो एंट्री नंबर 10, बैंक मंगाते हैं।
कितने से? 3000 से। कितना पैसा मंगाएंगे सर? एक्सरसाइज प्राइस मंगाएंगे कितने से? 80 से। तो 240, ठीक है। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट कितने से? देखिए 3000 पे 90 का खर्चा बुक हुआ है, या फिर जो आपका 360 है वो 4000 का है। 3000 कितने से आएगा? 270 से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बैलेंसिंग, ये आ जाएगा 480 आ जाएगा। 510 माइनस 30 480। चलें जी सर, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना सर? जो बचा हुआ ईसॉप का अमाउंट है उसे कैंसिल करना। बीइंग ईसॉप कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। चलें बिल्कुल चलते हैं सर। एंट्री नंबर आ जाएगी अपनी 11। एक सेकंड में नीले पेन से लिख लेता हूं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट कितने से? सर देखिए 1000 है और एक का जो खर्चा हमने 90 के हिसाब से बुक किया है, या 360 का जो अमाउंट है वो 4000 के हिसाब से है, जिसमें से 3000 सर एक्सरसाइज हो चुका है, बैलेंस 1000। 2 आएगा आपका जनरल रिजर्व अकाउंट। बीइंग ईसॉप कैंसल्ड। जल्दी लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलें, हाँ जी सर बिल्कुल चलते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मेरे को आपके साथ एक तो ये डिस्कस करना है कि आपको कॉपी कैसे मेंटेन करनी है, और साथ में ये डिस्कस करना साहब कि आप जो ये बुक है आपके पास, क्या इसके ऊपर हमें चीजें लिखनी चाहिए नहीं लिखनी चाहिए। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि आपको कॉपी कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है। आइए, कॉपी। सबसे पहले तो बेटा मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आपने उनका आंसर देना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो मैं आपको क्लास में कंसेप्ट लिखवाता हूं अलग कॉपी में, क्वेश्चंस कवर्ड इन क्लास अलग कॉपी में। बेटा मेरे को ना 2-3 बातें डिस्कस करनी अभी आज की क्लास में आपके साथ ना, साथ में डिस्कस करना कि हमारी बुक में कवरेज कैसे है, कितनी कवरेज है, आपको स्टडी में आरटीपी एमटीपी रेफर करनी नहीं रेफर करनी, मैं सारी बातें डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। कंसेप्ट अलग कॉपी में, क्योंकि अपने पास ना सर एक अच्छा सारा कंटेंट हो गया है बैक में, जिसको रेफर करके हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड, होमवर्क अलग कॉपी में। अगर बच्चे ये प्रैक्टिस फॉलो करते बेटा तो मैं इसको शुरू से रिजेक्ट करके चलता हूं। दिक्कत क्या होती है?
कभी कभी क्या होता साहब, एग्जाम से पहले आप कोई क्वेश्चन करने बैठते हो और उस क्वेश्चन में आप अटक जाते हो। आपने सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन देखने के बाद भी सर आपको चीजों में दिक्कत आ गई, आपको पता लग रहा है यार ये किस कंसेप्ट का है, तो फिर आप क्या करोगे, कंसेप्ट पढ़ोगे, फिर इसके साथ कोरिलेट करोगे, बेटा बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं ना जब भी क्लास रिकॉर्ड करता हूं या लाइव क्लास लेता हूं या बेटा फेस टू फेस क्लास लेता हूं, मैं सबसे पहले पता क्या करता हूं, मैं कभी ये नहीं देखता साहब कि बच्चा आज क्या कर रहा है। मेरा हमेशा फोकस ये होता है, या आज बच्चे के पास कितना टाइम है, कभी ये नहीं देखता। मेरा हमेशा फोकस ये होता है, बच्चा जब एग्जाम्स में बैठने जाएगा, अगर वो बोथ ग्रुप का होगा तो उसके पास 1.5 दिन होगा। अगर वो सिर्फ सेकंड ग्रुप का होगा तब भी उसके पास सर क्या होंगे, मैक्सिमम 4 दिन 5 दिन। उस टाइम पे अगर उसने कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर दी जिसकी वजह से उसका टाइम वेस्ट हो गया, तो सर फिर वो जस्टिफाई नहीं रहेगा। इसलिए बेटा मेरा जो फोकस है ना वो आज है ही नहीं, आज तो अपने पास टाइम है साहब। मेरा फोकस ये है कि जब आप एग्जाम से पहले सर रिवीजन कर रहे होंगे, लिमिटेड टाइम होगा, तब आपकी एक सिंगल सेकंड वेस्ट ना हो। बेटा मैं आपको बताऊं, एग्जाम से पहले ना एक एक सेकंड की ना, बल्कि सेकंड के 1000वें हिस्से की, 100 हिस्से की भी ना, 1000वें हिस्से की वैल्यू होती है साहब उस टाइम पे ना। और मेरा पूरा फोकस सर उस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं इस अप्रोच को बिल्कुल डिनाई करता हूं। कुछ बच्चे की अप्रोच ये हो सकती है कि वो होमवर्क के लिए अलग कॉपी, कंसेप्ट और क्वेश्चन कवर्ड इन क्लास के लिए अलग कॉपी। बिल्कुल ये भी अप्रोच गलत है। क्यों सर, जो मैं क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं क्या वो कहीं लिखा हुआ है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे? सर आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसलिए बेटा आपने क्या करना, सबको बराबर वैल्यू देनी है। सर मान लो अगर हमसे होमवर्क का क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं, कॉपी में काट पीट हो जाएगी साहब, क्या प्रॉब्लम उसमें। आपने एक कॉपी मेंटेन करनी। अब कॉपी एक कैसे मेंटेन करनी उसके बारे में डिस्कस करूं, उससे पहले एक छोटी सी बात और डिस्कस करना चाहता हूं। कई बच्चे पता क्या करते हैं, जब वो क्लास अटेंड कर रहे होते हैं ना, तो रफ कॉपी में लिखते चीजें और फिर उसको फेयर करते हैं। ये तो बिल्कुल ही महागलत अप्रोच है। आप डबल टाइम लगा रहे हो सिर्फ लिखने पे। इससे बेटर तो क्या कि आप फेयर कॉपी में लिखिए, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी तो आप रफ में कर लीजिए नहीं, क्योंकि रफ में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस सर आपकी फास्ट प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आज की क्लास के तरफ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कॉपी कैसे मेंटेन करनी है, लेकिन एक दो क्लास के बाद सर हो सकता है नेक्स्ट क्लास में या उससे अगली क्लास में मैं आपके साथ फिर डिस्कस करूंगा चैप्टर जब खत्म हो जाए आपने कैसे रिवीजन करना है, क्या एग्जाम से पहले हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, मैं इसी चैप्टर के अंदर सारी बातें डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए। तो सर आपके हिसाब से कॉपी कैसे मेंटेन करनी है? बेटा आपको एक कॉपी मेंटेन करनी है, वन कॉपी टू बी मेंटेन्ड। आपको सिर्फ एक कॉपी मेंटेन करनी है। कैसे मेंटेन करनी है सर? सबसे पहले देखिए, जैसे मैं ये नोट्स बना रहा हूं ना, आप ये देखिए सर, आपने बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही कॉपी मेंटेन करनी है। मैं आपको कोई कंसेप्ट लिखवा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन करा तो आपने ऐसे ही करना है। बीच में अगर होमवर्क का क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 था लास्ट क्लास के अंदर, मैं एक बार चलता हूं वहां पे, आई थिंक वो लास्ट से लास्ट क्लास में था ना, हाँ जी सर। ये देखिए, यहां जैसे होमवर्क का क्वेश्चन 19 आ गया, तो आपने पता क्या करना है, इसी क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क का कॉपी में करना है। सबसे पहले बेटा आपने एक कॉपी मेंटेन करनी है, और कॉपी कम से कम बेटा आपकी 400 पेज की हो, क्योंकि मोटा मोटा मैं बता देता हूँ बेटा 1200 पेज के आसपास लगेंगे साहब। ये मिनिमम है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। अच्छा कंटेंट लिखवाएंगे, हेल्दी कंटेंट लिखवाएंगे सर। क्या हमें सारे क्वेश्चन करने बाद में सारी बातें डिस्कस करेंगे? बेटा देखिए, मैं ना जो भी काम करता हूँ ना तसल्ली से करता हूँ, उसमें फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तसल्ली से पढ़ाते साहब, तसल्ली से सारी चीज़ें कराते हैं, और हर चीज़ बेटा मैं भी आपसे उम्मीद करूँगा कि आप भी बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करें। अभी आपको उसकी अहमियत समझ में नहीं आएगी साहब, एग्जाम से पहले आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी। आपने क्या करना, वन कॉपी ही मेंटेन करनी है। एटलीस्ट सर कितने पेज की हो? 400 पेजेस की। अच्छा सर, और बताओ सर, और सुनो बड़े ध्यान से। आपने सबसे पहले सर कॉपी में क्या करना है, पहले 3 पेज छोड़ देने हैं। सर आपने हमें लेट बताया, हमने 3 पेज नहीं छोड़े, कोई बात नहीं बेटा, अभी आप कॉपी के लास्ट में पेज छोड़ दो। सर लास्ट के पेज भी नहीं छोड़ पाएंगे। मैंने कहा क्या हुआ बच्चे? सर लास्ट में पता आपने क्या किया है, आपने उसे रफ में मेंटेन करवा दिया। हम एक दो पेज रफ रखते, उससे पहले मेंटेन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और उसका प्रॉपर इंडेक्स बनाए। इंडेक्स, नेम ऑफ चैप्टर, सीरियल नंबर, क्योंकि जो चैप्टर बुक में लगे हैं आपके जिस सीरियल में, हो सकता साहब, हो सकता क्या जनरली ऐसा होगा कि
हम जो क्लास में चैप्टर कराएंगे उसकी नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। ठीक है सर, तो सर हमें कायदे से क्या करना चाहिए आपको बेटा, सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ पे चैप्टर, और वो बुक में चैप्टर कौन सा है। ठीक, हमने पहले ये चैप्टर किया, नेम ऑफ द चैप्टर सर ईसोप है, बुक में भी वो चैप्टर नंबर 1 है। यहां सर आप लिखेंगे पेज नंबर। सर इसको मैं दोबारा लिख दूं? हाँ जी, 1 मिनट रुकिए। उसके बाद सर आप पेज नंबर लिखेंगे। पेज नंबर कैसे? जैसे आप लिखेंगे सर पेज नंबर अपना ईसोप है, जैसे मान लो ये आपका पहले पेज से लेके मान लो 40 पेज तक है, तो 1 to 40 लिखेंगे। सर अभी सुनिए मेरी बात ध्यान से ना, आप जो पूरी की पूरी कॉपी आपकी उसकी प्रॉपर नंबरिंग करेंगे हर पेज की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा नहीं कि आपने स्पेशल बैठ के आज नंबरिंग करनी है, जब सर आप क्लास अटेंड करें तो आप साथ साथ नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाइज हम अपनी कॉपी को मेंटेन करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कंसेप्ट का नाम लिख दो और उसके आगे पेज नंबर लिख दो, कौन मना कर रहा साहब। इंडेक्स थोड़ा बड़ा बना लो, हर चीज आपके हाथ में उठा, लेकिन आपका पूरा कंट्रोल सर कॉपी में होना चाहिए। जैसे मान लो अभी हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है सर, हमने क्वेश्चन नंबर किया है, आजा भाई 8 किया है। मान लो ये आपके कॉपी नंबर 20 पे, मतलब कॉपी के पेज नंबर 20 पे हुआ है, तो आप क्या करेंगे सर, 20 पेज पे सर आपने इसको सोल्व किया है, आप उसके बाद बुक पे आएंगे और बुक पे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ सर यहां लिख देंगे 20। अच्छा सर, 7 हुआ आपका 17 पे, लो जी। 6 हुआ आपका 13 पे, लो जी, आप ऐसे लिख देंगे। इससे पता क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आप जब बुक को कभी भी खोलेंगे और अगर किसी क्वेश्चन पे ऊपर पेज नंबर नहीं लिखा, इट मीन सर वो क्वेश्चन आपका पेंडिंग अभी तक ना, आपने अभी तक उसको कॉपी में सोल्व नहीं किया है। तो सर हमें क्या करना चाहिए बेटा, बस आप इतनी लिस्ट मेंटेन कर लो, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। और ज्यादा सिस्टमेटिक बनाना चाहते हो तो सर कॉपी पे जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 8 लिखा तो बुक का पेज नंबर लिख लो उस पे, पेज नंबर 1.2, ये भी कर सकते हो, लेकिन ये मस्ट है साहब, ये आपको करना ही करना है। ऐसे कॉपी मेंटेन करो बेटा, पूरा कंट्रोल होगा। आप कल को रिवीजन करने बैठेंगे, अरे क्वेश्चन नंबर 7 में अटक के, आप जाइए पेज नंबर 70 में सॉल्यूशन देख लीजिए, यार इसका कंसेप्ट कौन सा होगा, उससे ऊपर कंसेप्ट लिखा होगा। सर अगर हम एग्जाम से पहले सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करना चाहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज कर लो, क्या दिक्कत है, कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है, आपने एक कॉपी मेंटेन करनी है। आगे मेरी बात सुनना ध्यान से साहब, ये तो बात होगी कॉपी कैसे मेंटेन करनी। सेकंड बात सर, जैसे मान लो हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लो मैंने ये पेज निकाल दिया सर आपके सामने, ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, जैसे मान लो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा था, पी लिमिटेड ग्रांट ऑप्शन ऑफ 8,000 इक्विटी शेयर ऑन 1 अक्टूबर एट ₹80। बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे बुक में लिख लिया एक्सरसाइज प्राइस। क्या ये अप्रोच सही या गलत है? सर आप बताओ बच्चों, आप बताओ पहले, 10 सेकंड दे दी, आराम से सोचिए। अब कुछ बच्चे कह रहे सर ये अप्रोच तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ सामने लिखा होगा। आइए, ये अप्रोच सही या गलत है, इसके लिए सर मैं एक टेस्ट लेता हूं पहले। ये मैंने बिल्कुल ब्लैंक पेज निकाल दिया, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब आप ना सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए आइज क्लोज कीजिए। कर लिया आइज क्लोज? जी सर, ओपन कीजिए, सामने बताइए क्या लिखा हुआ है। सर टी लिखा हुआ है, क्यों आपकी नजर टी पे क्यों गई? इतनी सारी बातें लिखी हुई है, क्योंकि सर ये अलग से दिख रहा है। अब एग्जाम से पहले होता क्या है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुना साहब, आप क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, ठीक है, और जब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करोगे, पी लिमिटेड ग्रांटेड ऑप्शन फॉर 8,000 इक्विटी शेयर ऑन 1 अक्टूबर, एक्सरसाइज प्राइस 80। यहां वर्डिंग क्या लिखी सर आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा, क्योंकि आपका ध्यान इस पे चला गया है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, स्ट्रांगली, कि आपने करना क्या है सर, बुक पे कभी कुछ नहीं लिखना है। जो बच्चे सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक मेंटेन करते हैं, उस पे वो नोट लिख लेते हैं सर, वो फिर पता क्या करते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको पढ़ लेते हैं, रियल में क्वेश्चन में क्या लिखा। अब आप मेरी बात सुनिए, अब आपके दिमाग में यहाँ एक बात बैठ जाएगी, यार यहाँ पता क्या होता है, हमेशा ना यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस होता है। बाई चांस सर क्वेश्चन में क्या हुआ, एट 80 ना लिखे, कुछ और लैंग्वेज लिख दी, तो आप उसे एक्सरसाइज प्राइस समझ बैठेंगे और कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। एग्जाम से पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी आप रिवीजन करने बैठे ना, तो आप ये मान के चले साहब कि आप पेपर में बैठे हुए हैं, आपका माइंड स्ट्राइक करना चाहिए।
इसलिए बेटा आप प्लीज बुक पे कुछ भी ना लिखें सर। लेकिन अगर हम उस कंसेप्ट को और अच्छे से लिखना चाहते हैं, लिखो ना कॉपी में, पेज नंबर 20 पे लिखो ना कि इस क्वेश्चन में ₹8.80 लिखा हुआ, इसका मतलब ये एक्सरसाइज प्राइस है। लिखो, कौन मना कर रहा साहब? कॉपी में भर भर के लिखो बेटा, जितना लिख सकते हो। कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, आपको लगता है कि ये बात सर ने लिखवाई नहीं, हालांकि मैं हर बात लिखवाता हूं, फिर भी आपको लगता है लिखो ना कॉपी में, कौन मना कर रहा है? सर आपकी कॉपी जो है, आपकी वो इन्वेस्टमेंट है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कॉपी को जितना बढ़िया से मेंटेन करोगे ना, उतना ही सर आपको फायदा होगा। और आप इस एंगल से मत देखना कि कॉपी आज मेंटेन कर रहे हैं, इस एंगल से देखना एग्जाम से पहले कॉपी ही काम आएगी आपके। आगे चलते हैं सर। एक बात और बताओ, मैंने कहा सर आपकी बुक में ना कहीं पर भी आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड आंसर स्टडी में कुछ लिखा ही नहीं, ये क्या है? क्या आपने क्वेश्चन कवर नहीं किए? बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। एग्जाम में जब बच्चा बैठता है ना, उससे पहले सर उसके माइंड में अलग अलग थॉट आते हैं। वो कहीं से सुनता है यार कि ना स्टडी मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं से सुनता है सजेस्टेड आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं से वो सुनता है यार एमटीपी इंपॉर्टेंट है, कहीं से वो सुनता है आरटीपी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा ना अपना एक माइंड सेट कर लेता है कि मैं सिर्फ इतना पढ़ के जाऊंगा। एग्जाम में बेटा कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता ना, मेरे को एक सेकंड भी नहीं लगनी, क्योंकि पता है जब मेरा स्टाफ इनको क्वेश्चनों को उठा के प्रॉपर फॉर्मेटिंग वगैरह सब करके देता ना, तो वो मेंशन करता है आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड, मैं खुद हटा के देता हूँ बच्चा को। आज तक के सारे आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड आंसर स्टडी मैट हर चीज इसके अंदर कवर है बेटा, लेकिन मैं लिख के नहीं दूंगा ये चीज ना। उसका रीजन पता क्या है? उसका रीजन एक ही है कि हर बच्चे का ना एक अलग थॉट प्रोसेस है, और वो एग्जाम से पहले सर इन्फ्लुएंस हो जाता है कि यार मैं ये वाले क्वेश्चन करके चला जाता हूं, जबकि हम ये चाहते हैं बच्चा हर क्वेश्चन करके जाए। सर अगर डुप्लीकेट क्वेश्चन बेटा बाद में काट देना, उसके ऊपर मैं आपसे अलग से डिस्कस करूंगा तसल्ली से कि आपने कितने क्वेश्चन करने हैं। मैं ये नहीं कहता सर एग्जाम से पहले आप सारे क्वेश्चन रिवाइज करके जाइए, कितने करने हैं सर इसके लिए हम एक प्रॉपर लिस्ट मेंटेन करवाएंगे, और लिस्ट भी आपसे ही मेंटेन करवाएंगे। और बोलो दो बेटा मेरे को टाइम, एक दो क्लास का, और उसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान देना, आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड सर आपका हर चीज कवर है सर। तो हमें क्या इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब जो मैं बोलने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना साहब, आपको करना चाहिए। सर आप कह रहे हो आपकी बुक में कवर है, फिर क्यों करना चाहिए? आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा दोस्त। एक बार आप गो थ्रू जरूर करके देखें। सर कब करना चाहिए? जब एक चैप्टर खत्म हो जाए। हमारे यहां सर आपने चैप्टर खत्म किया, मैं अभी आपको बताऊंगा कि चैप्टर खत्म करने के बाद आपने रिवाइज कैसे करना है, मतलब एक दो क्लास के बाद उसको बताऊंगा। जब मैं उस बात को बता दूं, उसके हिसाब से सर जब चैप्टर खत्म हो जाए, आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद स्टडी में आरटीपी एमटीपी देखना साहब, आपको कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे होगा। सर ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए बेटा, अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखोगे, सारे मटेरियल मिला के भी 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सर। किसके अंदर? इस चैप्टर के अंदर हमने अराउंड 25-30 क्वेश्चन दे रखे साहब, भर भर के बेटा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और आप इंस्टीट्यूट का लेवल देखेंगे और क्लास का लेवल देखेंगे ना, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। हम ये मान के चलते साहब इंस्टीट्यूट ये लेवल देता है, एग्जाम ऐसे भी तो आ सकता है साहब, हम इतनी कवर करके चलेंगे सर, दिक्कत ही नहीं आएगी आपको कैसे करके। ठीक है, चलिए बच्चों, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि आपने कॉपी कैसे मेंटेन करनी है, और मैं बीच बीच में आपको ये बात याद भी दिलाता रहूंगा। ठीक है सर, हमें पढ़ना कैसे चाहिए बेटा, इसके बारे में आराम से चर्चा करेंगे। बस अभी मैं आपको एक ही छोटी सी बात बोलूंगा आज के लिए, क्योंकि हमने काफी टाइम इस पर लगा लिया है। मैं उम्मीद नहीं कर रहा, बल्कि मेरे को पूरा विश्वास है कि आज के बाद आप पता क्या करेंगे, डेली एक क्लास देखेंगे, और उस क्लास का टाइम फिक्स होगा। आप 9 बजे उठते हैं तो 10 बजे का टाइम फिक्स कर लीजिए, 4 बजे उठते हैं तो 5 बजे का टाइम फिक्स कर लीजिए। दुनिया पलट जाए साहब, लेकिन आपने उस टाइम को हटाना नहीं है साहब, आपने उसी टाइम पे क्लास देखनी है। सर हम ना पता है कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते, मैं मेंटेन कराऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। मैं जो जो बातें बोलूं आपने बस वो फॉलो करनी है। आज सिर्फ एक ही मास्टर रूल है, क्या? आप अपनी क्लास का टाइम फिक्स कर लें कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक क्लास देखूंगा। पैटर्न क्या है सर, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, और बीच बीच में आपको मैं याद दिलाता रहूंगा साहब। ठीक है, चलिए सर, एक बार ना आपसे लास्ट क्लास में मैंने पूछा था, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दोगे बेटा? थोड़ा सा ही बहुत है। देखिए बेटा, मैं बाई प्रोफेशन सीए हूं, और बाई पैशन सर मैं एक प्रोफेसर हूं, टीचर हूं। ठीक है बेटा, मैंने सीए इंटर हो या सीए फाइनल हो, बहुत ग्रुप दिए थे एक साथ, और मेरे एक साथ ही पास हो गया था मैं। टचवुड बेटा, मैं कभी फेल नहीं हुआ। हाँ, रैंक मेरी 2 या 3 नंबर से इंटर में रह गई थी, 2 या 3 नंबर से फाइनल में रह गई थी। एक जगह 2 नंबर से रह गई थी, एक जगह 3 नंबर से रह गई थी। ठीक है, वो थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज हो जाता कि इंटर में रही थी फाइनल में, दोनों जगह से 2 या 3 नंबर से रैंक रह गई थी। मैंने बहुत ग्रुप थी और पास हो गया। ठीक है, अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ साहब, अपने पैशन की बात करूँ, तो मैं फुल टाइम टीचिंग में, और टीचिंग में सर मैं आपको बता दूं, मेरा जो फोकस है
वो फोकस सिर्फ अकाउंट के ऊपर होता है। अब अकाउंट का लेवल कहाँ कहाँ सर, आपका इंटर में मैं अकाउंट एडवांस अकाउंट पढ़ाता हूँ। सीए फाइनल बेटा आपका अकाउंट का नाम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जहां पे आपको इंडेस पढ़ाए जाते हैं, मैं वो पढ़ाता हूँ। आपका सीए फाइनल में सर जीएफआरएस है, जहां पे आईएफआरएस पढ़ाए जाते हैं, मैं वो पढ़ाता हूँ। एसीसी का नाम आपने सुन रखा होगा सर, बिल्कुल सुन रखा है। एसीसी के अंदर बेटा मैं वहां पे 3 लेवल होते हैं, स्किल लेवल, आपका नॉलेज लेवल और आपका प्रोफेशनल लेवल। तीनों पे मैं अकाउंट पढ़ाता हूं, हालांकि वहां पे नाम अलग है, फाइनेंशियल अकाउंट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है और एसबीआर है। जो स्टूडेंट सर एसीसी का पूरा कोर्स नहीं करना चाहते लेकिन वो आईएफआरएस में अगर डिप्लोमा करते तो मैं आईएफआरएस का डिप्लोमा भी कराता हूं। जब इंडिया में सर इंडेस अप्लाई हुए थे तो उस टाइम बेटा क्या होता था, इंडस्ट्री में ना प्रॉब्लम आती है, जैसे इंडेस को लेकर ना, तो इंस्टीट्यूट ने एक कमेटी बनाई थी, इंडेस इंप्लीमेंटेशन कमेटी, मैं उसका भी मेंबर रहा हूं। सर हम समझ गए, सो बात की एक बात यह कि आप हमेशा अकाउंट के साथ ही लगे रहते हैं। बिल्कुल बच्चों, बेटा मैं आज भी डेली 14-14, 15-15 घंटे मेहनत कर लेता हूँ और मैं हमेशा खुश भी रहता हूँ। बताओ क्यों? क्योंकि मैं अपना काम टाइमली कंप्लीट कर लेता हूँ। जब आपको ना काम करने की हैबिट बन जाएगी ना, आप देखना, आप कभी ना इस चीज को आजमा के देखना कि जैसे मान लो आपने क्या किया, आज टारगेट बनाया इतना पढ़ना और आपने उतना पढ़ लिया, आप बड़े खुश रहेंगे साहब। दुखी पता आदमी कब होता है? जब वो काम नहीं करता। ठीक है, चलिए कुछ बातें और हम धीरे धीरे बेटा आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग की कुछ क्लास हम डिस्कस होगा, उसके बाद फिर बेटा हम पूरा फोकस अपनी क्लासों पर करेंगे। डिस्कशन हम कम से कम करेंगे, बातें कम से कम होती हैं क्लास के अंदर। शुरू में 4-5 क्लास तक कुछ बातें रहेंगी, वो आपके लिए रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं सर आप बड़े डिसिप्लिन से चीजें करें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा क्वेश्चन करते साहब। क्वेश्चन नंबर 5 निकाल आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन। कॉपी प्लीज प्रॉपर मेंटेन करना। जी सर प्रॉपर मेंटेन करेंगे। चलिए कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में, उससे अगली क्लास में पक्का आपको बताऊंगा साहब कि आपने कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब पढ़िए बेटा जल्दी से, 1 मिनट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। चलिए मिलके पढ़ते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय ए कंपनी आर अवेलेबल। सर ये कुछ इंफॉर्मेशन दी, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये जो क्वेश्चन बेटा, इस तरह क्वेश्चन सर स्टडी मेट ने अभी कवर नहीं कर रखा, लेकिन ये बियॉन्ड द लेवल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप आएगा, आपके एग्जाम में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, शुड पूछ सकता साहब। ठीक है, आपके लिए सबसे इजी टास्क रहेगा सर ये देखना। ग्रांट डेट कब की है? 1 अप्रैल 6 की। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कवर्ड कितने? 525। नंबर ऑप्शन ग्रांटेड पर एम्प्लॉय कितने? 100। वेस्टिंग कंडीशन कितनी सर? वेस्टिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 ईयर। एक काम करते हैं, इतना एक बार डायग्राम बना लेते हैं। August 1, 31 March 7, 31 March 8, 31 March 9। ठीक है जी सर। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 525, सामने लिख देता हूं। ठीक है जी सर। ईसो पर एम्प्लॉय 100। नॉमिनल वैल्यू सर 100 ही है। 3 साल सर आपका वेस्टिंग पीरियड है।
ठीक, हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज प्राइस 125 है। मार्केट प्राइस पर शेयर है सर, ध्यान देना, हमें ऑप्शन की वैल्यू निकालनी होती है, इन्होंने मार्केट प्राइस दे दी पर शेयर। $149, ठीक है जी सर। वेस्टिंग डेट 31 मार्च 9 है, एक्सरसाइज डेट 31 मार्च 10 है। ओके, एक साल दे दिया एक्सरसाइज करने के लिए कि लो जी आराम से क्या करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है जी सर। चलिए, थोड़ा सा गैप ज्यादा आ गया तो थोड़ा पास ले आते हैं इसको। एक्सरसाइज पीरियड्स, चलिए एक्सरसाइज डेट दे दी सब, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ऑन ग्रांट डेट, सर फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन दे दी और हमें फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ही कंसीडर करना होता है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इंट्रेंसिक वैल्यू जो बनी है 24 है। अच्छा सर, हम समझ गए हैं। आपने हमें बताया था फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो निकलती है वो कैसे निकलती है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑन ग्रांट डेट माइनस एक्सरसाइज प्राइस प्लस माइनस वेस्टिंग पीरियड या वेस्टिंग कंडीशन के इंपैक्ट। इसलिए सर ये 24 की जगह 30 आ गया, हाँ जी, क्योंकि आप इंटर में छोटे बच्चे हैं तो जर्नली सर क्वेश्चन इनको सेम रखता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहता हूं सर, इसलिए मैंने ये दोनों अलग अलग करके दिखा दिया। ठीक, अगर इस क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं कह रखा होगा तो हम क्या करेंगे, 30 के हिसाब से खर्चा बांटेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखता साहब आगे। पोजीशन ऑन 31 मार्च 7, एस्टिमेट एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर 2%। हर साल 2% एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे और ऑलरेडी कितने ने छोड़ दिया, 15 ने। आइए यहां पे देखिए सर, हमें ये वेस्टिंग पीरियड वाली बात से एक काम करता हूँ, फिर मैं कोई नहीं, डायग्राम तो अपने हाथ में, ये लो जी, ऊपर तीर खींच लेते। अगर आपके पास जगह एक प्रॉब्लम तो बेटा तीर आप थोड़ा सा ऊपर है तो नीचे खींच के वर्किंग कर लेना इसके। देखिए 15 लेफ्ट, बैलेंस, तीर बाद में लगाएंगे, बैलेंस 525 माइनस 50, 510। आज के दिन से हमारे पास 510 एम्प्लॉई हैं, लेकिन हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय कब के चाहिए, आज के दिन के चाहिए या वेस्टिंग पीरियड के बाद के चाहिए, वेस्टिंग पीरियड के बाद के। कई बार क्वेश्चन सर क्या करता है, वेस्टिंग पीरियड के बाद का एस्टिमेट आज ही दे देता है, जैसे कि यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू बी एंटाइटल्ड टू ऑप्शन 280। यहां पे सर उसने बोला 280 एंटाइटल करेंगे, तो इसने जो इंफॉर्मेशन दी वो कब की दी पता है, वेस्टिंग पीरियड के बाद की। यहां पे सर उसने क्या किया है, ये बता दिया कि 15 एम्प्लॉय ने क्या किया, छोड़ दिया है, और आगे 2% एम्प्लॉय और छोड़ेंगे, तो क्या होगा सर, 15 घटा देंगे और आगे 2% और छोड़ेंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टू अवेल कितने से आएगा, 510, 2% पहले साल छोड़ेंगे भाई, इसके बाद देखेंगे तो कितने साल बचेगा, 2 साल, फिर से 2% छोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा ये, कैलकुलेटर, 510 माइनस 2% माइनस 2%, सर 489.804 आ गया। तो बेटा नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम राउंड ऑफ में ले लेते हैं 490। आपको मेरी बात समझ में आई, हाँ जी सर। बच्चा एक क्वेरी पूछता है कि सर आपने 2% 2 बार माइनस क्यों किया, मैं उसको बताता हूं। हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय कब के चाहिए, 31 मार्च 7 के चाहिए, 8 के चाहिए, 9 के चाहिए। सर हमें 31 मार्च 9 के चाहिए, क्यों, क्योंकि सर हम ना उन्हीं एम्प्लॉय को इसोप को कन्वर्ट करा पाएंगे जो 3 साल तक काम करेंगे। इसका मतलब सर हमें यहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय कब कब के दे रखे, सर हमें 525 1 अप्रैल 6 को दे रखे, फिर बताया 15 छोड़ के चले गए, तो 31 मार्च 7 को 510 बच गए, और फिर क्वेश्चन ने बताया कि आगे चल के 2% एम्प्लॉय और छोड़ देंगे, तो हमने क्या किया, -2% -2%, 490 आ गया। ठीक सर, 2 साल क्यों, 3 साल क्यों नहीं, सर 3 साल क्यों करेंगे, अगर यहां पे सर वो 15 लेफ्ट की इंफॉर्मेशन नहीं देता, फिर मैं पता क्या करता,
525 -2% -2% -2%। फिर मैं 3 बार करता हूँ। सर हम ऐसा कर सकते हैं? मैंने कहा कैसा? सर 525 -2% की जगह तो हमने 510 ले लिया क्योंकि सर एक्चुअल डेटा मिल गया। हाँ जी, 2% छोड़ के जाएंगे अगले साल। मैंने कहा ठीक है, 0.98 बच जाएंगे, फिर 0.98 बच जाएंगे। तो कर सकते हैं, सेम ही बात है। ठीक, चलिए यहां बच्चे की एक ही क्वेरी होती है कि वाई नॉट 3 ईयर, वाई 2 ईयर? 2 साल इसलिए साहब क्योंकि 1 साल का एक्चुअल डेटा हमें मिल गया है। सर क्वेश्चन में अगर ये ना बोलता कि 15 एम्प्लॉय लेफ्ट कर गए हैं तो मैं 525 -2% पहले साल के लिए, -2% 2 साल के लिए, -3% 3 साल के लिए। ठीक, और दोबारा बोलता हूं, दोबारा बोलता है इस बात को ना। 525 -2% पहले साल के लिए, 525 -2% 1 साल का कर चुका हूं, दूसरे साल का -2% और फिर तीसरे साल का -2%। तीनों साल में -2% करूंगा। ठीक है, चलिए सर ऐसा इससे पहले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया, क्वेश्चन 3 में क्यों नहीं किया आपने ना? आइए और क्वेश्चन 3 में देख लेते हैं, क्योंकि जब बच्चे रिवीजन करते हैं ना तो उनके दिमाग में सारे क्वेश्चन फिट हो जाते हैं। देखिए साहब, आपको दिक्कत ना आए इसलिए हम पहले इसको रिवाइज करा देते हैं। अजंता एस्टिमेट दैट 25% ऑफ एम्प्लॉय विल लिव ड्यूरिंग 3 ईयर पीरियड। उसने सर 3 साल का कंबाइंड डेटा दे दिया कि 25% 3 साल में छोड़ेंगे। ओके, समझ गए सर, आई बात समझ में? जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 8 को क्या पोजीशन है? आइए 31 मार्च 8 को पोजीशन देख लेते हैं। यहां पे सर हमारे पास कितने लेफ्ट कर गए हैं? सर लेफ्ट कर गए 10। अब ये जो 10 लेफ्ट कर गए हैं, हमने एस्टिमेट लगाया था 2% लेफ्ट करेंगे 510 का, ये देखिए। लेकिन सर 10 लेफ्ट करिए, कोई बात नहीं, तो लिखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। 10 लेफ्ट, बैलेंस 510 बचे हुए थे, 500 आ गए। हाँ जी, आगे देखिए। अब सर एस्टिमेट होगा कि 3% छोड़ के जाएंगे। अब कितने साल बच गए हैं? सर 2 साल, नबटा 1 साल बच गया। क्यों सर? सर ऑलरेडी 31 मार्च 8 तक कितने एम्प्लॉय छोड़ के जा चुके हैं वो आपने बता दिया क्वेश्चन है ना, इसलिए 1 साल और आगे बच गया। तो एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड टू अवेल -3%, 485। चलें, बिल्कुल चलते हैं सर, आगे चलते हैं। ये पोजीशन हमने कवर कर ली, ये पोजीशन कवर कर ली। 31 मार्च 9 की पोजीशन देखिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट कितने हैं? 8, 8 छोड़ के चले गए। कितने एंटाइटल्ड है, इलिजिबल है? 492। आइए अब सर, क्योंकि आपका वेस्टिंग पीरियड का एंड हो गया तो एक्सपेक्टेड सर वही है जो क्वेश्चन ने दे रखा है। 8 लेफ्ट, बैलेंस लिखेंगे बेटा जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। ये यहां तक की इंफॉर्मेशन हमने नोट कर ली, आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 10 को वही कह रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन 480 और सर नोट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन 12। तो यहां पे लिखेंगे एक्सरसाइज्ड बाय 480, कैंसल्ड फॉर 12। ये एम्प्लॉइज है, ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखता है, कंप्यूट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ईयर बाय फेयर वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। सर दोनों मेथड से सर आपने क्या करना, खर्चा निकालना है। आगे लिखेंगे, एक रिक्वायरमेंट और लिखवा देते हैं, एंड ऑल्सो कैलकुलेट forfeited amount for cancelled ESOP, for cancelled ESOP लिखेंगे जल्दी से। चलिए अब क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट है। पहले हेडिंग लिखेंगे साहब, ए फेयर वैल्यू मेथड, और उसका बेटा शुरू हो जाइए। जी सर, मैं डायग्राम को
मेन सीट पे लेके चलता हूं, कट। क्वेश्चन नंबर 5। आई ए आएगा फेयर वैल्यू मेथड, और उसके अंदर जो पहली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैंने दो रिक्वायरमेंट बनवा दी है, एक तो आपने एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस निकालना पर एनम, और सेकंड आपने क्या निकालना है सर, सेकंड आपने जो निकालना है वो निकालना है साहब, जो कैंसलेशन अमाउंट है उसको निकाल। हाँ जी, पहली रिक्वायरमेंट क्या आ जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस पर एनम। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने ये सब लिख लिया होगा, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस पर एनम पर्टिकुलर्स। ईयर देखिए सर, 6, 7, 8, 9, ठीक है। हाँ जी सर, नंबर ऑफ इसॉप एक्सपेक्टेड टू अवेल कितने से, देखिए 6, 7 की अगर हम बात करें तो सर 490 हाँ, ये सब हमने वर्किंग में कर रखा। अगर आपने यहाँ वर्किंग नहीं कर रखी तो फिर आपको 510 -2% -2% यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमने उस सारी वर्किंग कर रखी है, और इसको वर्किंग नोट नंबर 1 बना देंगे। एग्जाम में आपने क्या करना, क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट पहले लिख लेनी है, और उसके बाद सर आपने वर्किंग नोट बनाना, ठीक है। अच्छा, ये तो आगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को ऑप्शन कितने दिए सर इन्होंने, सर इन्होंने ऑप्शन दिए 100, ठीक। फेयर वैल्यू कितनी है सर, 30 है। खर्चा कितने साल का है सर, 3 साल का, तो 1 साल का कितने पैसा आएगा, 490, ऑलरेडी 0। 490, चलें जी सर, बिल्कुल चलते हैं। आइए 7, 8 में देखिए कितने एम्प्लॉय बच गए सर, 485 एक्सपेक्टेड टू अवेल है। अच्छा सर एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ जी, जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 किया था, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए सर आप, मैंने कहा जी बताइए। जैसे सर क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, यहाँ पे 280 था, 270 था, 275 था, ये सब कैलकुलेट करके दे रखा था क्या, हाँ जी ये कैलकुलेट करके दे रखा था, और इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। पता नहीं बेटा, मेरे को ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट को अगर कभी भी लगेगा ना इसो को एक अच्छे लेवल का वो क्वेश्चन देना चाहता तो वो इसी क्वेश्चन को देगा, प्लीज ध्यान देना इस बात का, आज लिखवा लो चाहे इस बात को। इंटू 100 इंटू 30 3 2, 9,70,000, 480 माइनस कर देंगे इसमें से, नहीं 490 माइनस कर देंगे, 480 बैलेंस आ जाएगा।
चलिए लिखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट में कितने एम्प्लॉय सर? सर 492 इंटू 100 30 33 492 30 4,76,000 नहीं सॉरी 14,76,000 माइनस 970 5,06,000। चलिए हाँ जी सर आगे। अब हमें और क्या कैलकुलेट करना है सर? 4 फीचर का अमाउंट कैलकुलेट करना, ठीक है। आइए कैलकुलेशन ऑफ इसो 4 फीचर अमाउंट। देखिए 12 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। कैंसिल हो गया, हाँ जी। एक को 100 ईसोप दिए जाएंगे और एक की कॉस्ट हमारी 30 है, तो 36,000 और 14,76,000। देखिए एक बार क्यूमुलेटिव अमाउंट है, 492 का है, तो 12 कितने से आए? 36,000। चले जी सर लिखो बेटा जल्दी से। और अब आप क्या करेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के हिसाब से यही चीजें कैलकुलेट करेंगे। चलिए बी आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। पहला तो यही रिक्वायरमेंट आ जाएगा एज इट इज, बस अमाउंट 30 की जगह कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और जहां पे वर्ड हमने क्या लिखा, फेयर वैल्यू लिखा है, वहां पे क्या आ जाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू। मैं आपको बेटा यहाँ पे कंप्लीट 2 मिनट्स दे रहा हूँ, जल्दी कीजिए आप। मैं अमाउंट बाद में चेंज करूँगा, ठीक है जी सर। चलिए 2 मिनट लीजिए, अमाउंट चेंज हो जाएगा यहाँ पे, वो मैं बाद में चेंज करूँगा। मैं चाहता हूँ पहले आप चेंज करें।
चलिए, जहां पे सर ये 30 है वहां पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हम बल्कि यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू 149 क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है, ये देखिए। और एक्सरसाइज प्राइस है 125 से। तो आपका 24 आ जाएगा। चले जी सर, बिल्कुल चलते हैं, आइए। 24, 24, 24, 392, 392, 7,76,000, 384, 11,80,800, 776। लिखेंगे जल्दी से ना, और 30 सेकंड और लेके फोरफिटेड का अमाउंट भी खुद कैलकुलेट एक बार करेंगे, फिर मैं कैलकुलेट कराता हूँ। चलिए, देखिए टोटल जो ईसोप का अमाउंट फोरफिट हुआ है वो कितने एम्प्लॉय के लिए हुआ है, 12 एम्प्लॉय के लिए। एक को कितने ईसोप दे रखे सर, 100। और एक का खर्चा कितने से, 24 से, 28,800 और आपका क्यूमुलेटिव अमाउंट कितने से, जैसे हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव अमाउंट लिया था ना पहले, फिर उसको एलोकेट कर लिया था, तो ऐसे सर यहाँ पे क्यूमुलेटिव अमाउंट कितने से, सर 11,80,800, 11,80,800 डिवाइड बाई 492 इंटू 12, 28,800। चलें जी सर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए, आज की क्लास थोड़ी सी कंपैरेटिवली छोटी हो जाएगी। हाँ जी सर, बिल्कुल हो जाएगी। तो बेटा कभी 10-15 मिनट ऊपर, कभी नीचे, ऐसे चलता रहेगा। ऑन एंड एवरेज 2 घंटे की रहेगी क्लास, ठीक है। चलिए, बल्कि 5-7 मिनट हो सकता है लास्ट में कम ही निकल के आए। क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि जैसे एएस होते हैं तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं 5-10 मिनट क्लास पहले छोड़ने की ना। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, टेक 1 मिनट, और एक बार मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेटर वगैरह आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं कराता हूँ इसको। 1 मिनट लेके जल्दी से कीजिए।
चलिए क्या लिखता क्वेश्चन, PQ Limited grant 100 stock option to each of its 1000 employee on 1st April 15, ठीक है, conditional upon the employee remaining in the company for 2 years. The fair value of the option is rupees 18 on the grant date and exercise price is rupees 15.5 per share. Other information is given as under. मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इरिस्पेक्टिव कि आप जो खर्चा बुक कर रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू बेस पे बुक कर रहे हैं या फेयर वैल्यू बेस पे बुक कर रहे हैं, आप जो भी पैसे मंगाएंगे ना एक्सरसाइज प्राइस, वो हमेशा सर सेम रहेगा, ठीक है जी सर। मतलब दोनों केस में सर जो पैसे मंगाएंगे वो एक्सरसाइज प्राइस ही मंगाएंगे और वो पहले से डिसाइड होता है और वो सेम होता है। भाई खर्चा आप किस वजह से बुक कर रहे हैं वो आपकी अपनी अकाउंटिंग है, ठीक। द अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन एज अंडर। अब मैं 1 मिनट के लिए सर यहाँ रुकता हूँ और 1-2 चीजें डायग्राम पे पहले लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर सीए फाइनल में भी है ये चैप्टर, बिल्कुल है बेटा, लेकिन वहां पे हम आपको जो अकाउंटिंग सिखाते हैं लगभग यही बेस रहता है, बस वहां पे हम लोग शेयर बेस्ड पेमेंट बोलते हैं इसोप को, और कैश सेटलमेंट वगैरह भी आ जाती है, और इंड एस 102 हम आपको पढ़ाते हैं। ACCA बेटा मैं वहां पे फिर आपको, मतलब जो बच्चे ACCA कर रहे होते हैं उनको IFRS 2 पढ़ाता हूँ, ठीक। चलिए यहां पे ये डेट है सर 1 अप्रैल 15। सर इतनी चीजें आराम से हैंडल हो सकती है बेटा, बिल्कुल आराम से हो सकती है, बस रूटीन फिक्स होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए सर कि हाँ मेरे को इस टाइम से इस टाइम पे ये काम करना है। और कंसिस्टेंसी सर, ऐसा नहीं होता कि हम कुछ अलग से डिटरमाइन करके बैठेंगे तो कंसिस्टेंसी आएगी, बस कंसिस्टेंसी का सिंपल रूल एक ही होता है, जो चीजें डिसाइड कर ली उसको तोड़ना नहीं आपने। जैसे अब आपने आज डिसाइड कर लिया कि हमें ना कल से ना एडवांस अकाउंट की क्लास डेली इतने बजे देखनी है, बस इसको मेंटेन कर लो, अपने आप कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। होता क्या दोस्त ना, लाइफ में हमारी बड़ी सारी प्रायोरिटी होती है। अब कई बच्चों की प्रायोरिटी क्या होती है कि यार, नहीं ऐसे बोलता हूँ, लाइफ में बड़े सारे हमें डेली बेस पे काम होते हैं, बस हमारी प्रायोरिटी क्या है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपकी प्रायोरिटी सर अगर क्लास होगी ना तो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी दोस्त, इतना आसान सा है ना। टफ हमने बना रखा, क्यों, कल पहले ये करेंगे, पहले ये करेंगे, पहले ये करेंगे, पहले ये करेंगे, टाइम बच गया तो पढ़ लेंगे, सब कहाँ से बचेगा टाइम, पहले पढ़ेंगे, ये टारगेट है, उसके बाद टाइम बच गया तो बाकी चीजें करेंगे। तो पढ़ाई में तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी ना। हाँ जी सर। PQ लिमिटेड ग्रांट 100 स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉय। आइए नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं सर? 1000, ठीक है। इसोप अभी नहीं बताई सर, बता रखे देखो 100। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन 18, एक्सरसाइज प्राइस 55। अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन एज अंडर। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई, अभी बात करेंगे इसके ऊपर, पहले वेस्टिंग पीरियड और एक बार लिख लेते हैं, 2 साल। अब देखिए सर क्वेश्चन क्या लिखता है, क्वेश्चन लिखता साहब, एक्सरसाइज प्राइस लिख लिया मैंने, हाँ जी। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई सर्विस कंडीशन 930 इन फर्स्ट ईयर एंड 850 इन द सेकंड ईयर, ठीक है। ये हमने सर आज एस्टिमेट लगाया है। 40 एम्प्लॉय लेफ्ट द कंपनी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस। अब यहां पे सर बड़ी प्यारी सी चीज है कि ना समझाने वाली, देखिए लेफ्ट कितने हैं 40, बैलेंस कितने 1000 माइनस 40, एक्सपेक्टेड टू अवेल कितने सर 930। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो हम लोग खर्चा लेंगे ना वो 930 के हिसाब से लेंगे, ना कि 960 के हिसाब से। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई सर्विस कंडीशन आर 930 इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में सर आपने एक्सपेक्ट किया है कि 930 सेटिस्फाई करेंगे, ये नहीं कह रहा कि 930 सर ईयर एंड पे है, वो कह रहा है ईयर एंड पे 930 क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ओके। और 850 सेकंड ईयर में सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन सर उसने ना सेकंड ईयर का एक्चुअल डेटा दे दिया आपको, देखिए 40 एम्प्लॉय लेफ्ट द कंपनी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस एंड 880 एम्प्लॉय हैव एक्चुअली कंप्लीटेड सेकंड ईयर वेस्टिंग पीरियड। अब यहां पे सर आप बताइए क्या आप 850 को लेना पसंद करेंगे या 880 को? सर वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया तो हम एक्चुअल डेटा उठा लेते हैं वहां पे, ठीक है। चलिए
सर एक्सपेक्टेड क्यों नहीं लेंगे यहाँ पे बेटा? एक्सपेक्टेड कब का लेंगे हम सर? वेस्टिंग पीरियड के बाद का। वेस्टिंग पीरियड कब खत्म हो रहा था सर? 2 साल के बाद। और 2 साल के बाद का हमें एक्चुअल डेटा दे दिया। तो इससे पहले जो भी क्वेश्चन देखेंगे, देखिए हमें एक्चुअल डेटा दे देता था 2 साल के बाद का। यहाँ देखिए सर, या वेस्टिंग पीरियड के बाद का, 3 साल के बाद का। ये देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंटाइटल टू एक्सरसाइज, यहाँ पे एस्टिमेट एनुअल रेट, ये सब था। तो सर यहाँ पे उसने दोनों इन्फॉर्मेशन दे दी। तो वेस्टिंग पीरियड के बाद हम लोग क्या करेंगे सर? एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर कितने से आ जाएगा? 880 से। चले जी सर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ESOP cost to be amortized by PQ Limited in the year 1416 and 1670। सर आपने अमाउंट निकालना है। और ये फेयर वैल्यू के हिसाब से निकलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से बेटा? फेयर वैल्यू के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9। मैं डायग्राम भी ले आता हूं और एक बार फॉर्मेट भी बना लेता हूं। कीजिए आप जल्दी से, अपने आप कीजिए बेटा। यहाँ पे जो डेटा आएगा आपका वो 2 साल का ही आएगा। तो फॉर्मेट भी आप 2 साल के हिसाब से बनाए, और फेयर वैल्यू दे रखे तो फेयर वैल्यू के हिसाब से ही बनाए। आज की क्लास में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने एज सच कोई नया पॉइंट डिस्कस नहीं किया है ही नहीं कोई। पिछली क्लास का बेटा हमने अच्छे से प्रैक्टिस करा दिया आपको, बट क्वेश्चन की वैरायटी आपको अलग अलग देखने को मिली है। चलिए शुरू कर लें। हाँ जी सर, हमने तो क्वेश्चन भी कर लिया। 15 16 16 17 एक्सपेक्टेड टू अवेल कितने से सर? 930 से, ठीक है। 100 ईसोप है एक को, और फेयर वैल्यू 18 है। ये आ गया आपका 8,37,000। आगे बढ़े जी सर, बिल्कुल बढ़ते हैं। इधर आइए। यहाँ पे कितने से आएगा सर? यहाँ पे सर अपना 880 आ गया। ये आ गया अपना 15,84,000। इसमें से क्या करेंगे? 837 माइनस कर दें। 747। लिखिए बेटा जल्दी से। मैं तब तक आपके लिए होमवर्क निकाल देता हूँ। जी सर।
19 मैंने होमवर्क में दे दिया था, बिल्कुल सर। 20 एक ही क्वेश्चन आज बेटा होमवर्क में, होमवर्क लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। सर हमें कितने मार्क्स का टारगेट करना चाहिए एग्जाम में, क्या मतलब एक एक्सपेक्टेड रखना चाहिए बेटा? अभी 1-2 क्लास के बाद आराम से तसल्ली से उस बात को डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर दिस। और हाँ प्लीज प्लीज होमवर्क जरूर करके आना।